नमस्कार भैया, विद्या भारती की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम कक्षा 12 के जीव विज्ञान का पाठ 8 पादपों में खनिज पोषण पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने वर्मीकुलाइट के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था, लेकिन आज हम उसके बारे में थोड़ा विस्तृत पढ़ते हैं। वर्मीकुलाइट क्या है? वर्मीकुलाइट एक खनिज पदार्थ है जो पृथ्वी पर प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। इस खनिज को विशेष प्रकार की जो ताप भट्टियाँ उपयोग में ली जाती है, उनमें 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म किया जाता है, और 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जब उसको गर्म किया जाता है तो जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है, जिसे पौधे को उगाने में काम में लिया जाता है, उस पदार्थ को बोलते हैं वर्मीकुलाइट। वर्मीकुलाइट में क्या क्या विशेषताएं होती है, इस पदार्थ में इसका उपयोग क्यों किया जाता है अन्य पदार्थों की? तो आज के समय में जब पादपों में खनिज पोषण का अध्ययन करने के लिए जब अध्ययन किया जाता है तो वर्मीकुलाइट का उपयोग बृहद रूप से किया जाता है। क्यों किया जाता है? उसमें कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है, ये हल्के भार वाला पदार्थ, इसका भार हल्का होता है। दूसरा, ये रासायनिक अक्रिय, ये अन्य पदार्थों से जो इसमें पोषक पदार्थ या खनिज जो मिलाए जाते हैं उनसे ये अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए ये रासायनिक अक्रिय होता है। तीसरा, ये एक बंध्य माध्यम है जिसमें न तो कीट उत्पन्न होते हैं न ही खरपतवार उत्पन्न होती है, ये भी इसकी एक विशेषता है। चौथा है, मिट्टी की अपेक्षा इसकी जल अवशोषण क्षमता अधिक होती है, जिससे जड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जल की मात्रा प्राप्त होती है। पांचवा, इनकी बनावट ढीली होती है, यानी इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान ज़्यादा होता है, जो मूल तंत्र के विकास में, जड़ों के विकास में, जड़ों को फैलने के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करता है। और लास्ट, इसकी विघटन नहीं, ये कभी विघटन नहीं होता, मतलब इसको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। जैसे एक बार पादप संवर्धन में उपयोग किया, इसका दोबारा 3 बार 4 बार, मतलब कई बार लंबे समय तक इसका उपयोग पादप संवर्धन में किया जा सकता है। तो इसे निरंतर एक के बाद एक फसल उत्पादन में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये वर्मीकुलाइट की हमने विशेषताएं पढ़ी, वर्मीकुलाइट क्या है इसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं पौधों में खनिज पोषकों की आवश्यकताओं के अध्ययन की विधियां। अलग अलग विधियां हैं जिनके माध्यम से पोषकों की आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले विधि है जल संवर्ध प्रयोग विधि, जिसे हाइड्रोपोनिक्स भी कहते हैं, जल संवर्ध प्रयोग विधि। अब जल संवर्ध प्रयोग विधि क्या है? इस विधि में मृदा की अनुपस्थिति में, मतलब कोई ऐसी संवर्धन विधि जिसमें मृदा के अतिरिक्त केवल अन्य पदार्थ में केवल पोषक विलयन के घोल में वयस्क पौधे को उगाया जाता है। मिट्टी काम में नहीं ली जाती, मिट्टी की जगह हम ये जो अभी हमने पढ़ा वर्मीकुलाइट, ये उपयोग में बहुत ज़्यादा लिया जाता है। इस वर्मीकुलाइट के उपयोग के माध्यम से पादप को पोषक विलयन के माध्यम से पोषक पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं, और पादपों में पोषक पदार्थों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है। तो पोषक विलयन में ऑक्सीजन की कमी होती है। अब वर्मीकुलाइट या अन्य किसी पदार्थ का जब उपयोग करते हैं जल संवर्ध विधि में, तो उसमें ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होती है। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए जड़ों के पास, विलयन में जड़ों के पास एक नली के माध्यम से नली डालकर जड़ों के पास में ऑक्सीजन प्रवाहित की जाती है। इसे विलयन संवर्धन या मृदाविहीन संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। तो इस विधि को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स विधि। इस विधि में हमने कहा अभी पढ़ा, इसमें जल का या आज के समय में सबसे ज़्यादा वर्मीकुलाइट पदार्थ का उपयोग इस विधि में किया जाता है, जिसमें अलग अलग पोषक पदार्थ है वो डाले जाते हैं, उनकी उपयोगिता के बारे में, उनकी आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन किया जाता है कि कौन से पोषक पदार्थ की कमी से पादप में क्या कमी रह जाती है, उसमें कौन सा रोग उत्पन्न होता है, इन सब का अध्ययन इस विधि से किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स शब्द है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, और जिस हाइड्रोपोनिक्स का अर्थ क्या होता है ग्रीक भाषा में? जल के साथ कार्य करना।
तो इसलिए इसको जल के साथ कार्य करना मतलब विलयन के माध्यम से पोषक पदार्थ पौधे को उपलब्ध कराए जाते हैं। तो जल के साथ कार्य करना इसका हाइड्रोपोनिक्स का अर्थ है। और जो जल संवर्धन प्रयोग या अन्य जो भी विधियां हैं उनमें जो पोषक विलयन काम में लिए जाते हैं वो किन वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए हैं, उनके उपयोग लिए जाते हैं। तो जो ये जल संवर्धन प्रयोग या अन्य जो भी विधियां हैं जो हम आगे और पढ़ेंगे, उनमें पहला वैज्ञानिक है सेक्स जिन्होंने 1860 में, दूसरा वैज्ञानिक नोप जिन्होंने 1865 में, और तीसरा वैज्ञानिक हॉगलैंड है 1938 के। इन तीनों के द्वारा अलग अलग पोषक विलयन तैयार किए गए हैं। उन पोषक विलयनों का उपयोग किया जाता है। अभी हमने जल संवर्धन प्रयोग विधि पढ़ा। अब दूसरी विधि हम पढ़ते हैं पादप भस्म विश्लेषण विधि, जिसमें पादप को भस्म करके मतलब जलाकर उसमें उपस्थित पोषक पदार्थ का पता लगाया जाता है। तो इस विधि में क्या करते हैं कि इस विधि में ताजे पौधे को ओवन में 1 या 2 दिन तक, ओवन होता है ना, उस ओवन में 1 या 2 दिन तक 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म किया जाता है। अब 70 से 80 डिग्री तापमान पर जब उसको गर्म करेंगे तो उसको गर्म करने से उसमें जो भी वाष्पशील पदार्थ होंगे वो उड़ जाएंगे, जिससे पौधे में उपस्थित जल की मात्रा वाष्पीकृत हो जाती है। तो जल जितना भी है वो पूरी तरह सूख जाता है अच्छी तरह से, क्योंकि जल है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है। बचे हुए अवशेष, अब जो बचे हुए अवशेष होते हैं उनको तौलकर पादप का शुष्क भार ज्ञात किया जाता है। अब वाष्पशील पदार्थ जो उड़ गए, अब उसके शुष्क भार ज्ञात कर लेंगे, उसको तौलेंगे, उसे नोट कर लेंगे, ज्ञात कर लेते हैं। इस शुष्क पादप में मुख्य घटक, अब मुख्य घटक क्या है, अवशेष जो बच गए पानी के निकलने के पश्चात, तो उसमें क्या क्या बचेगा, कोशिका भित्ति है, पॉलीसेकेराइड है, लिग्निन है, अकार्बनिक और कार्बनिक अम्ल है, कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ अम्ल भी होते हैं। अब इन सब को क्या करना है, हटाना है, नष्ट करना है, क्योंकि हमें केवल जो पोषक पदार्थ है, जो अकार्बनिक पदार्थ या जो पोषक पदार्थ जो बच गए, केवल उनका ज्ञान करना है। तो पौधे के शुष्क भार में अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्ञात करने के लिए हमें केवल अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्ञात करनी है। उनको ज्ञात करने के लिए शुष्क नमूने को, जो हमने अभी शुष्क नमूना जो ओवन में 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर जो प्राप्त हुआ, उस नमूने को लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करते हैं उसको। इससे इसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ, कोशिका भित्ति, पॉलीसेकेराइड, लिग्निन, ये सारे नष्ट हो जाते हैं। ये विच्छेदित होकर अब कार्बनिक पदार्थ वो गैस बन के निकल जाएंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, ऑक्सीजन है, ये सारे पदार्थ है वो गैस बन के निकल जाते हैं, बाकी पदार्थ जलकर नष्ट हो जाते हैं। अब शेष जो बच गया उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, पादप भस्म बोलते हैं। भस्म मतलब राख, जो शेष बचा है, जिसमें खनिज तत्व होते हैं जिनकी हमें जानकारी करनी है। तो पादप भस्म के विश्लेषण से विभिन्न तत्वों की उपस्थिति का पता लगाया जाता है कि कौन सा, अब उस पदार्थ जो शेष बच गया उसमें कौन कौन से खनिज तत्व उसकी उपस्थिति का उनके जानकारी करते हैं। लेकिन ये जो विधि है, ये तत्वों की उपयोगिता अनिवार्यता का पता नहीं चलता कि कौन सा तत्व पादप के लिए अनिवार्य है, कितनी मात्रा में आवश्यक है, इनका पता नहीं चलता है। तो अनिवार्यता उपयोगिता का जब तक पता नहीं चलेगा कि कौन से पोषक पदार्थ की कमी से पौधे में कौन सा रोग होता है, कौन से पोषक पदार्थ की अनिवार्यता ज़्यादा है, किसकी कम है, जब तक उसका तथ्य का सही जानकारी नहीं होती, तो ये विधि ज़्यादा उपयोगी नहीं मानी जाती है, क्योंकि इसमें उसकी उपयोगिता या अनिवार्यता का पता नहीं चलता। एक अन्य विधि है बालू संवर्ध प्रयोग विधि। बालू संवर्ध प्रयोग विधि, जैसे हमने पीछे
जल समृद्ध प्रयोग विधि पढ़ी थी, वैसे ही है उसमें हमने वर्मीकुलाइट पदार्थ का उपयोग किया था। इसमें हम मिट्टी का, रेत का उपयोग करते हैं। तो मिट्टी या रेत होती है, उसको बालू समृद्ध प्रयोग करने से पहले उसमें जो उपस्थित खनिज पोषक पदार्थ है या जो भी पदार्थ उसमें उपस्थित है मिट्टी में, उनको नष्ट करना जरूरी है। तो वो कैसे करते हैं कि इस विधि में विभिन्न तत्वों की उपयोगिता निर्धारित करने के लिए पौधों को बालू में उगाया जाता है, मिट्टी में उगाया जाता है। तो सामान्य मिट्टी उपयोग में नहीं लेते। उसके लिए हमें पहले जो मिट्टी में उपस्थित जो पोषक तत्व उनको नष्ट करना होता है, ताकि हमें प्रत्येक पोषक तत्व की अनिवार्यता व उपयोगिता का पता चल सके। तो इसके लिए सर्वप्रथम रेत को HCl में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से धोकर निर्जमित किया जाता है, यानी उसमें जो भी खनिज पोषक पदार्थ होंगे वो समाप्त हो जाएंगे और निर्जमित बालू है, फिर उस निर्जमित बालू में हम अपनी आवश्यकता के अनुसार पोषक विलयनों का उपयोग करके उनमें पोषक पदार्थों की अनिवार्यता व उपयोगिता का पता लगाया जा सकता है। बाकी वही विधि है, जैसे बालू में पौधे को उगा दिया, निर्जमित बालू होती है उसमें, फिर उसमें जो भी अलग अलग पोषक तत्व है वो डाले जाते हैं और ये पता लगाया जाता है कि कौन से पोषक तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है या पौधे के कौन से भाग में वृद्धि है वो रुक जाती है। उससे विभिन्न पोषक तत्वों की अनिवार्यता उपयोगिता का पता लगाया जाता है। तो आज हमने 3 विधियों के बारे में पढ़ा जो पोषक पदार्थों की उपयोगिता के बारे में हमें बताती हैं। जो तीनों इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी पूछी जा सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उपयोग में ली जाने वाली विधि है वो जल संवर्ध प्रयोग हाइड्रोपोनिक्स विधि है, जिसका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। अगले वीडियो में हम पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे कि इस प्रकृति में कितने पोषक तत्व हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं। उनमें से 60 पोषक तत्व है वो पौधे में उपस्थित होते हैं, लेकिन वो 60 है, उन 60 में से 17 पोषक तत्व है वो केवल पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। बाकी पोषक तत्व अगर उसे नहीं मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो 17 पोषक तत्व है वो आवश्यक होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। उनमें भी कुछ पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, कुछ की सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। इनका अध्ययन करेंगे। तब तक आप इस वीडियो में पढ़ाया गया जो भी मैटर है उसका अध्ययन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।